अब स्टार्ट करें, बात नहीं। हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर आज का लेक्चर। पॉलीमर नाम ही जानते हैं आप, पॉली मतलब होता है मेनी और मर्स मीन्स होता है पार्ट या रिपीटिंग यूनिट। एक ही रिपीटिंग यूनिट अगर बार बार है तो उसे हम पॉलीमर कह सकते हैं। कहीं भी जैसे ढेर सारे पप्पू भैया लग जाए, पप्पू जी, ढेर सारे पप्पू जी आपस में जुड़ जाए तो क्या कहेंगे इनको आप बताओ? इसे कहेंगे पॉली पप्पू। समझ में आ गया क्या कहेंगे? पॉली पप्पू। ढेर सारे गप्पू भैया के साथ लगे हो तो क्या कहेंगे बताओ? गप्पू भैया, ढेर सारे पॉली गप्पू। आया समझ में? अच्छा, कभी कभी डिस्टर्ब ना करें, आज कोर्स खत्म करना है, ठीक है? तो डाइवर्ट ना हो, आज जल्दी हम लोग जल्दी फिनिश करते हैं। तो कहीं पर पप्पू और गप्पू, ढेर सारे पप्पू मिल जाए, ढेर सारे गप्पू मिल जाए, तो इनसे जो पॉलीमर बनेंगे उसे कहेंगे पॉली गप्पू पॉलीमर्स। मतलब दोनों का नाम ले लेंगे, पॉली पप्पू गप्पू पॉलीमर्स, बस पॉली लगा देंगे, दोनों के नाम ले लेंगे। अब इसमें जो मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि एक पप्पू के बाद ठीक है क्या हो, गप्पू भैया हो, फिर पप्पू, फिर गप्पू, फिर पप्पू, मतलब एक क्रम बिल्कुल ऐसे मेंटेन रहे, मतलब ये लगभग एक जैसा और रिपीटिंग यूनिट एक जैसा क्रम वाइज हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ढेर सारे पप्पू एक साथ हो, दो तीन, और फिर दो तीन गप्पू एक साथ हो, वापस दो तीन पप्पू हो, फिर दो तीन गप्पू हो। ऐसा हो सकता है, ऐसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। तो इसमें पप्पू भी है और गप्पू भी है, देख लो ये। ऐसा भी हो सकता है कि फिक्स ना हो, एक पप्पू भाई है, फिर दो तीन गप्पू आ गए, फिर दो पप्पू आ गए, फिर चार गप्पू आ गए, कुछ फिक्स नहीं, कुछ भी हो सकता है, मतलब फिक्स नहीं है। तो ये भी पॉलीमर्स बन सकता है। और एक पॉलीमर्स होगा कि पप्पू भाई का चेन था, एक लीनियर चेन था, और इसी के साथ जो है गप्पू भाई साइड से लटक गए। तो ये भी पॉलीमर्स ही है। तो अगर जिसमें सारे रिपीटिंग यूनिट सेम हो, जिसमें सारे रिपीटिंग यूनिट क्या हो, सेम हो, तो पॉलीमर उनको कहा जाता है होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स मतलब सेम रिपीटिंग यूनिट, तो एक टर्म है, याद रखना। और जिसमें रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट हो, जिसमें रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट टाइप के हो, तो उन्हें कहा जाता है कोपॉलीमर्स। तो कभी कोई पूछे कोपॉलीमर कौन है, तो याद रखना जैसे नाइलॉन 66 वो कोपॉलीमर, उसमें एक नाइलॉन में एमाइन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग होता है। नेक्स्ट, अच्छा, कोपॉलीमर कई प्रकार का होता है, इसका नाम पूछा जा सकता है। तो एक होता है ये, एक को कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स। अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स मतलब अल्टरनेट, क्रम फिक्स है। यहां पर एक दूसरा होता है कि कुछ पप्पू एक साथ है, कुछ गप्पू एक साथ है, फिर पप्पू फिर ब्लॉक में, इन्हें कहा जाता है ब्लॉक कोपॉलीमर। और एक होता है कि फिक्स नहीं है, कोई भी कुछ भी आ जाए, इसे कहते हैं रैंडम कोपॉलीमर्स। और एक होता है कि एक पॉलीमर की चेन है, दूसरी पॉलीमर की चेन साइड से चिपकी हो, तो इसे पॉलीमर्स। हेलो, ये आपका याद रखना। तो ये ग्राफ कोपॉलीमर्स होता है। तो कोपॉलीमर में कुछ टर्म आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है, तो वो टर्म आपको पता हो गया। अब हम सीधे सीधे चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे या इनकी जनरल बातें। ये देखो इनकी जनरल बातें लिखी हैं कि एनसीईआरटी को क्रॉप किया हुआ है और उसी को मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ चीजें एड ऑन है, बाकी चीजें एनसीईआरटी की लाइन। कुछ एनसीईआरटी में सिलेबस नहीं है, पर अभी वो 2020 में कुछ हुआ था कोविड के बाद में, तो वो वाला पार्ट भी मैं यहां पर बता दूंगा। पता नहीं, हो सकता है लोग पूछ लें, नहीं एनसीईआरटी हो सकता है एक आध पॉइंट ना मिले आपको इसमें से। तो पॉलीमर ग्रीक वर्ड है। पॉली मतलब क्या होता है, मर मींस क्या होता है, पॉली मतलब मेनी, मर मींस क्या होता है, पार्ट होता है। पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो लगभग 1000 से लेकर 1 करोड़ के बीच मतलब होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास 1000 से 1 करोड़ के बीच होता है। नेक्स्ट, इसे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहा जाता है। और पॉलीमर जिस प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब हमें अब पता है, इसमें हमें कुछ भी नया जानने की आवश्यकता नहीं। अगर ये हम नहीं भी बताते तो भी ये सब आपको पता था। पॉलीमर जो होता है, पॉलीमराइजेशन, इथीन एक एग्जांपल दिया है, डिफिनेशन में एग्जांपल की इथीन से पॉलीथीन बनता है, और आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडीपी एसिड से मिलकर क्या बनता है, नाइलॉन 66 बनता है। ये हमने आपको बताया। ये कोपॉलीमर का एग्जांपल है और वो होमोपॉलीमर का एग्जांपल। नेक्स्ट जी, हेटेरोपॉलीमर नहीं होता। हेटेरोपॉलीमर मतलब हेटेरोसाइक्लिक मतलब हेटेरोएटम होने से हेटेरोपॉलीमर नहीं होता, हम इसको कोपॉलीमर्स कहेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो होता है इसका, ये इसका क्लासिफिकेशन जो होता है ये बेस्ड ऑन सोर्स। अब देखो, जो नेचर में पाए जाते हैं उन्हें हम नेचुरल कहेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, तो नेचुरल होते हैं। जो कंप्लीटली लैब में बनाए जाते हैं, जैसे नेचर में नहीं, जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी पाइप है, बेकेलाइट है, इलेक्ट्रिक एसिड, ये सब कहां बनते हैं, लैब में बनते हैं, क्या कहा जाता है, सिंथेटिक। कुछ ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, पहले से वो नेचर में पाया जाता है, उसमें थोड़े हम चेंज ला देते हैं, तो वो सेमी सिंथेटिक। जैसे रेयान सिल्क जो होता है वो सेलुलोज में एसीटेट लगाने से बन जाता है। सेलुलोज पॉलीमर में जो ओएच है उसका एसाइलेशन कर दो, सेलुलोज का एसाइलेशन कर दो तो रेयान सिल्क बन जाता है। ये आपने पढ़ा ना, ये अच्छी क्वालिटी का सिल्क होता है, तो ये काफी महंगा बिकता है, तो ये सेलुलोज एसीटेट भी कहा जाता है, रेयान सिल्क एंड सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इनका शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, सारे लाइन, अगर पॉलीमर की चेन आपस में लीनियर है तो लीनियर पॉलीमर कहते हैं। 1 डिग्री प्रोटीन जो होता है, नाइलॉन होता है, नाइलॉन 66 होता है, ये समझ में आ गया। ये जो पॉलीमर्स हैं लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, सारे इथाइलिन होता है, पीवीसी होता है, समझ में आ गया, ये लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। अच्छा, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीमर्स बनाते हैं। कारण क्या होता है कि एक पॉलीमर दूसरे पॉलीमर चेन पे चिपक जाता है, एक चेन दूसरे चेन पे चिपक जाता है, तो ये इनकी क्लोज पैकिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी होती है, इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये हाई होते हैं। तो जो पीवीसी वगैरह है ना, ये सब हाई डेंसिटी पॉलीथीन वगैरह जो है वो इसी से बनता है। अगर कहीं भी ब्रांच चेन पॉलीमर्स होता है तो उसे ब्रांच चेन पॉलीमर्स कहते हैं। ब्रांच चेन पॉलीमर की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि जब एक ब्रांच चेन पॉलीमर दूसरे ब्रांच चेन पॉलीमर पे चिपकना चाहेगा तो जो ब्रांच है वो चिपकने नहीं देगा, जिसके चक्कर में इनके बीच में गैप रह जाता है, और गैप की वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम। ये सॉफ्ट होते हैं, लो मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, हल्के होते हैं, और समझ में आ गया। इनके एग्जांपल्स आप जान सकते हैं, जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन दो प्रकार की होती है, एक हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लो। हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनाते हैं, आप एक तरीका बताया गया, हाँ बताएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होता है, जिसमें नेट टाइप के नेटवर्क बन जाए, उसे क्रॉस लिंक पॉलीमर, जैसे आपने बेकेलाइट बनाया था, क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होते हैं ये हार्ड होते हैं लेकिन डेंसिटी कम होती है। ये हार्ड बट डेंसिटी कम, ये लाइट वेट होते हैं बट हार्ड होते हैं। ये लाइट वेट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत गैप होता है तो वेट कम होता है, और हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि क्रॉस लिंकिंग से जुड़े होते हैं। इनका मूवमेंट बहुत कम होता है, एक पॉलीमर दूसरे पॉलीमर पे मूव नहीं कर पाता। तो जो बेकेलाइट है, ये जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह बने हैं, ये सब बेकेलाइट की बनी, आप इसे कट नहीं कर सकते। आप इसे चाकू से काटना चाहें या इसे, तो इसे काटना बहुत ही इम्पॉसिबल के बराबर होता है। ये बहुत ही हार्ड होते हैं, क्रॉस लिंक नेटवर्क टाइप। इसके एग्जांपल आपने बेकेलाइट आपने देखा है, और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आपने ये रख दिया, आप ऐसे समझो सूटकेस में आप कपड़े भर रहे,
अपने सूटकेस में आप कपड़े भरे हो, कपड़े को रैंडमली उठाया, से पटक दिया बिना प्रेस के, तो आपने अपने बिना जस्ट बिना प्रेस के कपड़े बिना धुला हुआ उठाया और आपने बैग में भर दिया, तो स्पेस ज्यादा घेरता है और कम कपड़े बैग में आते हैं। और लेकिन आप उस सूटकेस में कपड़े को एकदम फोल्ड करके डालिए, एक के ऊपर एक डालिए, फिर सटा सटा के डालिए, तो उसमें ज्यादा आते हैं, तो डेंसिटी उनकी ज्यादा हो जाती है। या सीधा सीधा आपको बात बताएं, जैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर आसानी से चिपक सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बीच में रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर ब्रांचिंग कर देंगे तो ये ब्रांच अगर लगा होगा तो एक मॉलिक्यूल पर दूसरे मॉलिक्यूल को जब आप चिपकाने जाएंगे, आप एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल को चिपकाने जाएंगे तो ब्रांच रोकेगा, रोकेगा नहीं ब्रांच यहाँ पर जो बीच में। बोलो किसके बीच में? हाँ, वो फोर्सेस डिपेंड करेंगे वो मॉलिक्यूल कौन सा है। ये फोर्सेस वेरी करेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल पे। इथीन है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, थोड़ा पीबीसी है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, जो आपने वो एमिनो एसिड प्रोटीन का लीनियर स्ट्रक्चर आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा, तो फोर्सेस डिपेंड करती है पॉलीमर पे। पर याद रखना इनकी क्लोज पैकिंग हाई होती है, ये एक दूसरे पर ज्यादा सटे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि एक पॉलीमर तो होता नहीं, एक के ऊपर एक बहुत सारे पॉलीमर्स बनते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब आपने पॉलीमर एडिशन रिएक्शन से बनाया तो एडिशन पॉलीमर कहलाएगा, कंडेंसेशन से बनाया तो कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाएगा। अब एडिशन और कंडेंसेशन आप जानते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन में क्या फर्क होता है बताइए? एडिशन में ये होता है कि आप कुछ भी बाहर नहीं निकालते, जितना इसका एक का वजन था इसका वजन था, इसका वजन ठीक डबल होगा, इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकला। लेकिन अगर इनके मिलने के बाद ये मॉलिक्यूल आपस में मिले और एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए तब इसे कंडेंसेशन। इसमें इसका जो वजन होगा इसके डबल करने पर थोड़ा कम होगा। इसमें निकलने वाला ग्रुप जो होता है वो ज्यादातर अमोनिया होता है, ये वाटर हो सकता है, ये अल्कोहल हो सकता है, ये आपका HCl हो सकता है, ये निकलने वाले ग्रुप ही होते हैं, ज्यादातर वाटर वगैरह होते हैं। आया समझ में आपको? जो कंडेंसेशन पॉलीमर, तो आपने जो नाइलॉन वगैरह बनाते हैं, जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उनमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एक H2O बाहर निकलता है, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। जो इथीन होता है, एक इथीन पर दूसरा इथीन चिपका देते हैं आप, देखो ये इथीन है, ये इथीन लिया आपने, इनके पाई बॉन्ड आपने इनका पॉलीमराइजेशन किया और इनके पाई बॉन्ड तोड़ दिया, ऐसे इनको इनके बीच में आपस में जोड़ दिया, बॉन्डिंग बना दिया आपने। तो इसमें आपने कुछ नहीं किया, इसमें 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन था, इसमें 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, अब कार्बन हाइड्रोजन की संख्या डबल हो चुकी है, यहाँ पर कुछ भी बाहर नहीं निकला, तो ये एक एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके बीच में फोर्स कौन सा एग्जिस्ट करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हैं या वीक फोर्स से, तो ये फोर्स की बात यहाँ पे आ गई आपकी। ठीक है, एक होता है इलास्टोमर्स, इलास्टोमर मतलब इट बिहेव्स लाइक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, मतलब स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, इनको रबर, जितने सारे रबर टाइप के कंपाउंड पॉलीमर्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और इसमें जो फोर्सेज होते हैं वो वीकेस्ट फोर्स होता है, मतलब ये वीक फोर्स होता है, ये वीक बाइंडिंग फोर्सेस, इनके बीच में वीक फोर्स, ये फोर्सेस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब इसमें वो कैटेगरी आती है जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, मतलब जो हाइड्रोकार्बन के पॉलीमर्स होंगे, हाइड्रोकार्बन जिसमें शामिल होगा, जैसे इथीन है, विनाइल क्लोराइड है या स्टाइरीन है, इनसे जो पॉलीमर बनता है, क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन दूसरे हाइड्रोकार्बन से ज्यादा मतलब नहीं रहता, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जुड़ा होता है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। नेचुरल रबर है वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि रबर को हम आसानी से खींच सकते हैं। नेक्स्ट वल्कनाइज्ड रबर में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, रबर में आपने क्या उसमें वो शेप उसका चेंज हो सकता है, उसमें आप हीट करके उसमें सल्फर मिला दीजिए तो सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाता है, डाइसल्फाइड वगैरह बॉन्ड बन जाता है, तो ढेर सारी क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, तो वो हार्ड हो जाता है। नेचुरल रबर वल्कनाइज्ड रबर में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो टायर वगैरह यूज होते हैं वो सब यूज होता है। अभी आगे आ रहा है, डोंट वरी, सारे आ रहा है, जो बचेगा आप इसमें सब लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ। फाइबर्स क्या होता है, व्हाट इज फाइबर्स, इधर देखो, जो थ्रेड टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स उन्हें हम फाइबर्स कहा जाता है। आया समझ में? तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, ये बहुत हाई, अच्छा इनके बीच में जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़े होते हैं। और याद रखिएगा ये हाई टेंसाइल होते हैं, मतलब ये इलास्टिसिटी का विरोध करते हैं, इन्हें आसानी से आप खींच नहीं पाते। ठीक है, तो आप जैसे नाइलॉन वगैरह है आप देखिएगा उसे बहुत ज्यादा आप स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी ताकत थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जितना क्लोज होंगे ना उनको दूर करना उतना कठिन होगा, और जितना ब्रांचिंग होगी उनको दूर करना क्या होगा, उतने हल्के आसानी से खींच जाएंगे। ज्यादा चिपके होंगे तो दूर करना कठिन होगा, कम चिपके होंगे तो उनको दूर करना, तो इलास्टिसिटी उनके अंदर है। इलेक्ट्रिसिटी को भी गवर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक जो होता है इनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है ये इंटरमीडिएट होता है, तो ये इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं ये पॉलीमर पॉजेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, मतलब इसमें इलास्टोमर फाइबर से कम होता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर हम बात करें तो फाइबर की ज्यादा होती है, उसके बाद में थर्मोप्लास्टिक की होती है, और उसके बाद फिर किसकी होती है याद रखिएगा, सबसे कम इलास्टोमर्स की। ये पूछा जाता है फोर्स के आधार पर, क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में कई बार पूछा गया। ओके, नेक्स्ट होता है थर्मोसेटिंग, एकदम सेट कर दिया थर्मोसेटिंग, तो इसमें फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इसमें क्रॉस लिंकिंग आ जाती है। तो जो बेकेलाइट वगैरह होते हैं वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। ओके, ये यूरिया, बेकेलाइट, यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये सब क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने कुछ और डाउट पूछा था, उनका डाउट था कि सर ब्रांचिंग इलास्टिसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, तो जो मॉलिक्यूल जितना चिपके होंगे उनको खींचना कठिन होगा, तो अगर कम ब्रांच होगा तो कम चिपकेंगे, तो खींचना आसान होगा। समझ में आ गया? वैसे एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, एक बार आप रीड करिएगा, मेरे पढ़ाने की वजह से भी मत रुकिएगा, मैं एक बार पढ़ा देता हूं, फिर भी एक बार आप एक रीडिंग एनसीईआरटी की करेंगे, क्योंकि आप जो टॉपिक है ये टोटली इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है, इसमें हम भी पढ़ के आपको वही चीज बताएंगे, नथिंग, उसमें कोई मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है वो मैं बता दूंगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन, या वो तो एकदम प्योर फोर्स होता है, प्योर फोर्स होता है। प्योर फोर्स मतलब क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग क्या करती है, कोवेलेंट बॉन्ड बना देती है, तो जो नेट होता है उसमें तो फोर्स नहीं, वो तो बॉन्ड होता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद उसका होता है जहां हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो फाइबर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जो नाइलॉन वगैरह होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसके बाद केटायन एनायन अट्रैक्शन होता है, उसके बाद डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, तो जहां पर इस प्रकार की क्रॉस लिंकिंग वो सबसे हार्ड हो जाता है। फिर जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, जो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो, वो थोड़ा और वीक होगा। पीबीसी वगैरह जो होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्लोरीन पर माइनस और एल्केन पर प्लस होता है, तो ये हल्का पॉजिटिव माइनस चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं। इथीन समझ में आ गया आपको, इथीन के एक इथीन का दूसरे इथीन से जुड़ना नहीं चाहता, पक्का। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन,
पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दो प्रकार से करते हैं। पॉलीमर हम दो मेथड से बनाते हैं, एक होता है एडिशन रिएक्शन और दूसरा होता है कंडेंसेशन। एडिशन रिएक्शन तीन प्रकार का होता है, एक होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, अगर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल हो या रिएक्शन में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल हो, अटैकर फ्री रेडिकल हो, तो उसे कहेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर किसी में केटायन बने, इंटरमीडिएट केटायन हो और अटैकर केटायन हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, तो आपको क्या कहेंगे बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन टाइप होते हैं, तो इसे केटायनिक पॉलीमराइजेशन कहेंगे। और अगर अटैकर आपका एनायन हो, है ना, तो इसे एनायनिक पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन दिया हुआ है, परंतु अगर आपको फ्री रेडिकल पता है तो आप केटायनिक का भी बता सकते हैं, बहुत आसान। ये कैसे होता है मैं आगे आपको बताता हूं। कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो भी होगा, याद रखिएगा, वो तीन स्टेप में पूरा होगा। सबसे पहले हम कोई इनिशिएटर उसमें मिलाते हैं जी, ठीक है, जिससे चेन की शुरुआत हो जाती है, फिर वो चेन ऑटोमेटिकली थोड़ा देर तक रन करती है और वो चेन कंप्लीट हो जाती है और आखिरी में दो चेन आपस में मिलकर टर्मिनेट हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, टर्मिनेशन स्टेप। और फ्री रेडिकल रिएक्शंस होता कौन है, इनिशिएटर कौन होता है, ये इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्पर। एक इसकी प्रेजेंस में होता है हेल्पर। हेल्पर मतलब जहां पे हाई हीट हो, बहुत एक्सट्रीमली हीट हो, जहां इलेक्ट्रिसिटी हो, जहां लाइट हो, जहां पेरोक्साइड हो, जहां रेडिकल्स हो, वहां पर फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के चांसेस होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसमें फ्री रेडिकल इनिशिएटर ले लो। यहाँ पर इनिशिएटर क्या ले लो, फ्री रेडिकल, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर फ्री रेडिकल भेज दो, वो ऑटोमेटिक फ्री रेडिकल मेथड से सबको जोड़ देगा, ठीक है। इसमें जो फ्री रेडिकल यूज किया जाता है, जो पेरोक्साइड यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा है हेल्पर। ये जो पेरोक्साइड होते हैं, हम सब जानते हैं, ये पेरोक्साइड आसानी से यहाँ का बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाता है और जब टूट जाते हैं तो ये फ्री रेडिकल में क्रिएट हो जाते हैं और एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो पूरे रिएक्शन को फ्री रेडिकल में बना देता है और ये तब तक होता रहता है जब तक कंप्लीट नहीं होता। इनके अलावा H2O2 भी आप ले सकते हैं, ये H2O2 भी ले सकते हैं, ROR भी ले सकते हैं। कभी भी ये किसी मोहल्ले में जाएंगे तो इनमें होमोलिसिस हो जाएगी। आपको बताऊं, ये होमोलिसिस के बाद ये आप जो बैठ के यहाँ पढ़ रहे हो ना, ये प्रकार की आपकी एनसीईआरटी रीडिंग है। एक बार मैं आपसे मुंह से बता दे रहा हूं, एक रीडिंग आप करोगे तो दिमाग में बैठ जाए। खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो इतना जल्दी इतना नहीं पहुंच पाओगे। अभी आप सेल्फ स्टडी करते तो अभी आप पहले दूसरे पेज पे ही होते। तो यहाँ पर जो बच्चे ये जो सेल्फ स्टडी के चक्कर में अपने समय को सोचने के बचा रहे हैं ना, वो सब आउट ऑफ रेस आते हैं, दे आर गोइंग आउट ऑफ रेस। वो सब सिलेक्शन के दायरे में आने के बावजूद धीरे धीरे दे आर गोइंग आउट ऑफ रेस। उसमें कुछ होंगे लेकिन वो और अच्छी रैंक दे सकते थे अगर वो थोड़ा सा अलर्ट होते। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है पिछले 15, याद रखना हमारा एक्सपीरियंस होता है। मैं आप मुझसे आखिरी दिन जाने से पहले अगर कोई मुझे 5 सवाल पूछ ले, 10 सवाल डाउट पूछ ले, तो मैं बता दूं कि वो सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना तो एक्सपीरियंस है हम लोग, तो पता चलता है कि कहां से सिलेक्शन होता है, कहां से नहीं होता। तो याद रखना ये नुकसानदेह होता है। मेरे ग्रैंडफादर, मैं भी जब पढ़ता था कहीं पर, तो उन्होंने कहा था कोचिंग वगैरह थोड़ी बहुत भी पढ़ते, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मेरे को, या मजा या मेरे को सब आता है, तो बोले आता है तो भी जाके वहां चुपचाप बैठो। मैंने कहा क्यों बर्बाद कर रहे हो, जो मुझे आता है। बोला पैसा मेरा बर्बाद हो तुम्हारा होगा, तुम खाली जाके बैठो क्लास में। अब उस बैठने का बहुत फायदा होता है। अब मेरे को समझ में आया वो क्यों कहते थे चुपचाप वहां पर बैठो, और ये गलती रियलाइज होगी अब, तब तक बहुत डिले हो जाता है। बट हम कर नहीं सकते, हम वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमें डॉक्टर बना के दिखाओ। तो कैसे बनाएंगे आप? मेरा ही बेटा कहेगा कि हमें डॉक्टर बना के दिखाओ, तो मैं लाख कितना भी बढ़िया पढ़ाऊं, केमिस्ट्री नहीं सिखा सकता उसको। जब भी सिखाऊंगा तो भागेगा इधर, सिखा दिया तो प्रैक्टिस नहीं करेगा। चलो ये कैसे बनता है, जैसे मान लिया कहीं पे इथीन है, एग्जांपल में दे रहा हूं, इथीन में आपने पेरोक्साइड मिला दिया और हल्का सा हीट कर दिया, हल्का सा, ठीक है, तो तुरंत ये इथीन पॉलीथीन में बदल जाता है। ये जो पेरोक्साइड होते हैं ना, इससे फ्री रेडिकल हमें बनता है। हमें क्या प्राप्त होता है, माना कोई फ्री रेडिकल ए बन गया, एक फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल ही रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। आपने मान लिया 1000 एल्कीन के मॉलिक्यूल लिए थे, 1000 एल्कीन के इथीन लिया था, तो ये एन की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, याद रखना ये 1000 हो जाएगा। और इसमें आपने एक मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल का डाल दिया, ये पूरा 1000 मॉलिक्यूल पॉलीमर में बदल जाएंगे। एक मॉलिक्यूल डालेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 2 डालेंगे तो थोड़ा और जल्दी होगा, 10 डालेंगे तो और जल्दी। तो इनिशिएटर की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, तो इतनी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं। इनिशिएटर की संख्या थोड़ी सी अगर मान लिया ज्यादा होती है, थोड़ा जल्दी होगा। मैं दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे 100-1000 मॉलिक्यूल थे, आपने एक इनिशिएटर है। हम सब जानते हैं कि जहां भी हेल्पर हाई हीट, इलेक्ट्रिसिटी और फ्री रेडिकल पहुंचता है, वहां पर बॉन्ड में होमोलिसिस होती है। तो आप मुझे बताओ इसके आने से 1000 मॉलिक्यूल में से जिसके नजदीक जाएगा उसमें होमोलिसिस होगी कि नहीं होगी? होमोलिसिस होगी तो ये क्या बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल, अब ये जो ए है ये किसी न किसी ए से जुड़ जाएगा, ये ए फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा, ये ए फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? तो एक फ्री रेडिकल नजर आएगा, तो किसी एक के साथ जुड़ गया, तो ये जिसके साथ जुड़ेगा, मान लिया इसके साथ ये जुड़ गया, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल नजर आएगा, तो ये बनेगा हमारा ये। अब 1000 में से एक इस फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, बस गेम शुरू हो गया इनसे। फिर ये क्या करेगा, ये 1999 में से जो एल्कीन होंगे उनमें किसी से मुलाकात होगी, फिर इस पर अटैक करेगा, यहाँ फिर होमोलिसिस हो जाएगी। एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, इस डॉट के साथ ये जुड़ जाएगा और 2 इथीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, फिर ऐसे तीसरे पर अटैक होगा, यहाँ पर होमोलिसिस होगी, तीसरा जुड़ जाएगा, ऐसे चौथा, पांचवा, छठा सब जुड़ते जाएंगे। आखिरी में अगर मान लिया कोई नहीं मिला और ये फ्री रेडिकल कोई दूसरा है इससे मिल गया, तो यहाँ पर जुड़ सकता है। या हो सकता है कि यही फ्री रेडिकल की जो चेन है इसके साथ दूसरे ऐसी कोई चेन मिल गया, तो ये दोनों आपस में जुड़ के एक लंबी कार्बन चेन बना ले। ये सारे इथीन आपस में जुड़ गए ना, इसे क्या कहते हैं, पॉलीइथीन कहते हैं। ये तो तरीका। अब आपसे सवाल क्या बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की स्पीड, रिएक्टिविटी किस मॉलिक्यूल में ज्यादा होगी? तो जिस मॉलिक्यूल में ये फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, पहला अटैक से जो फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, इनिशिएशन तेज होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की बात करें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन याद रखिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट। बस जैसे मैं आपसे पूछूं कि इथीन, प्रोपीन, स्टाइरीन में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कहां फास्ट हो जी, इसमें आपसे सवाल। तो आपको क्या बनाना है जी? अच्छा, दोनों सेम हो। ये इथीन, ये प्रोपीन है, ये स्टाइरीन, इसका नाम स्टाइरीन, ये आपका प्रोपीन, ये इथीन। किसमें पॉलीमराइजेशन फास्ट होगा आप बताओ मुझे? इसमें अगर आपने कोई इनिशिएटर ए डाला और ये दोनों कार्बन में से किसी एक पे जुड़ गया, माना इस पे जुड़ गया, तो ये बन जाएगा ए, ये फ्री रेडिकल। इसमें अगर ये ए जुड़ गया तो किनारे ही जुड़ेगा, देखो, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा ना, या डॉट यहाँ पर डॉट, तो ए अगर यहाँ जुड़ेगा तो फ्री रेडिकल यहाँ दिखेगा, और ए यहाँ जुड़ेगा तो फ्री रेडिकल यहाँ दिखेगा। तो वही मार्कोनी का वाला रूल, अगर 2 इंटरमीडिएट बनते हैं तो हम हमेशा कौन सा इंटरमीडिएट बनाते हैं? स्टेबल वाला। जिसमें स्टेबल वाला बनाएंगे, ये बनेगा CS2 CH और ये CS3 और ये बन गया ए।
यहां पर क्या करेंगे, ये स्टाइरिन, इसमें अगर हमने ए मिला दिया, ये बॉन्ड होमोलिसिस हो गई, तो क्या बन गया CH2A, आगे क्या हो जाएगा, ये PH और ये हो जाएगा। अब इसमें से कौन स्टेबल होगा, आपको बताना, बोलो। तो याद रखना, ये इसमें रेजोनेंस तो नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें होगा पक्का। तो जहां रेजोनेंस ज्यादा होता है वहां स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, तो ये सबसे स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल होगा, ये थोड़ा सा कम स्टेबल, ये और कम स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी, ये स्टेबिलिटी। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की बात किया जाए तो क्या होगा बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर, यानी पॉलीमर जो होगा स्टाइरिन में तेज बनेगा, प्रोपीन में स्लो बनेगा, इथीन में और स्लो बनेगा पक्का। तो आप ऐसे चाहें तो बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये बुक्स में कैसे लिखा गया, ऐसे लिखा गया कि सबसे पहले जो इनिशिएटर होगा, जैसे मान लो बेंजोइल पेरोक्साइड हमने ले लिया, तो बेंजोइल पेरोक्साइड में यहां होमोलिसिस होगी, ये बेंजोइल फ्री रेडिकल बनेगा, बेंजोइल फ्री रेडिकल भी अनस्टेबल होता है, तो यहां से CO2 निकल जाएगा, ये बनेगा दो बेंजीन फिनाइल फ्री रेडिकल और प्लस CO2 गैस। अब यही इनिशिएटर है, ये रिएक्शन, इसकी मात्रा कम होती है। अच्छा, पॉलीमर के किनारे पे ये पड़े रहते हैं, ये पॉलीमर के किनारे पे हमेशा क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अब जहां लाखों मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर 10 किनारे पर पड़े हैं, एक मॉलिक्यूल कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये फिर इस पर अटैक करेगा, अब ये फ्री रेडिकल, अब रिएक्शन यहीं से शुरू होगा। यहां तक का जो स्टेप है ये कहेंगे हम क्या, इसे चेन इनिशिएशन स्टेप। अब यहां से चेन शुरू हो गई, आखिरी में ये चेन यहां पर पहुंची, फिर आखिरी में दो फ्री रेडिकल मिलकर बना दिया, जिसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप पक्का। ये फीलिंग है एक प्रकार की, जिसे आप चाहें तो बता सकते हैं। ओके, अच्छा ठीक है, आपको बता दूं, इनिशिएटर में अगर आपने केटान ले लिया, यहां पे H+ ले लिया, H+, तो वो H+ यहां अटैक करके इसको केटान बना देगा, और ये केटान दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर पांचवें पर, फिर छठवें पर अटैक करता रहेगा। आखिरी में जो लास्ट वाला होगा उसके साथ केटान का नेगेटिव पार्ट जुड़ के बना देगा। तो केटान हमारे मैकेनिज्म में नहीं है, कहीं तो बताऊं, या आप कर लेंगे इसको, बताओ। ऐसे ही है बिल्कुल, बस यहां पर क्या लिखेंगे आप, केटान। कुछ चीजें आपको खुद से, मेरे ख्याल से आपको कॉन्फिडेंस अच्छा तब आएगा जब एक बार आप इस चैप्टर को NCERT से खुद से रीड करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं ये सारी बातें हमें समझ में आती हैं। फिर जो भी क्वेश्चन, वैसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आपको पता है कि नाइलॉन कौन सा पॉलीमर है, नाइलॉन में कौन कौन से मोनोमर होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ऐसे किसी भी पॉलीमर के बारे में पूछ सकता है। अगला, अगर आपने PYQ को कर लिया तो खत्म, बस उससे अधिक सवाल आएगा नहीं। पॉलीमर का PYQ, केमिस्ट्री नेबुलाइज का PYQ और प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का PYQ कर लिया तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ पढ़ना नहीं। अब मैं आपको बताऊं, PYQ करने में आपको लगेगा मात्र 2 घंटे और पूरा पढ़ने में लगेगा 3 दिन, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। PYQ जो आता है वही क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। तो PYQ में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है POC के कुल 4-8-10 सवाल या 4-5 सवाल जो बार-बार पूछा जाता है, उसी को समझ लिए, खत्म कहानी, अधिक आपको पढ़ना नहीं। इसलिए सेलेक्टिव स्टडी करना आप लोग को। और वैसे भी हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें 4-5 हमारे बफर रहते हैं, उसमें आया समझ में आपको, तो 100% सही होने के चांसेस हैं यहाँ पे। क्या हुआ, नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सम, अच्छा कुछ पॉलीमर का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर जो NCERT में लिखा है, एक का नाम होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन 2 तरह का होता है, एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE और ये HD हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है डायरेक्टली जो मेथड से बनाते हैं वो लो डेंसिटी पॉलीथीन लो बनती है, जो हमारी जो टॉयज वगैरह में यूज होता है, जो हमारा वो जो कैरी बैग वगैरह होते हैं वो सब लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। लेकिन जो बकेट वगैरह में यूज होता है, जो हार्ड होता है, जो शेप में हम दे देते हैं, जैसे बाल्टी है, मग है, ये सब क्या होते हैं, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बने होते हैं। कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं, पॉलीथीन होते हैं वो हार्ड होते हैं। अच्छा, लो डेंसिटी पॉलीथीन आप जिस मेथड से बनाते हैं उसी मेथड में अगर आपने जिगलर नाटा कैटलिस्ट प्रयोग कर लिया, क्या प्रयोग कर लिया, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये क्या होता है, एल्युमिनियम ट्राई इथाइल प्लस टाइटेनियम TCl4 को मिला दें साथ, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन जाता है। दिमाग नहीं लगाना है, मैकेनिज्म पे हमें नहीं जाना है, मैकेनिज्म में जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो ये बन जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कहां यूज होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, बकेट है, डस्टबिन है, बॉटल्स हैं, पाइप्स हैं, जो वाटर के लिए पाइप्स या जो भी पाइप्स होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। क्या ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट खुद ही होता है, ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है। अब कुछ पॉलीमर्स, जैसे आपने इथीन ले लिया तो पॉलीथीन बन जाएगा, आपने टेट्राफ्लोरोइथीन ले लिया तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन पक्का। इसी को टेफ्लॉन भी कहा जाता है शॉर्टकट में। टेफ्लॉन कोटिंग आप जानते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग का प्रयोग करते हैं जो 300 डिग्री सेल्सियस तक इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी 300 तक कोई फर्क नहीं पड़ता, 300 के ऊपर जो है ये खुद ही जो है मेल्ट करने लगता है। तो आप जैसे आपको कुछ याद है, जैसे आपको टेफ्लॉन कोटिंग कहां होती है, नॉन स्टिक पैन जो होते हैं वो सब नॉन स्टिक पैन होते हैं, हाँ नहीं, आपको बस एक जनरल नॉलेज में पढ़ना है, वो जो 4 ऑप्शंस आएंगे ना उससे आपको पता चलेगा एलिमिनेशन मेथड से किसका आंसर क्या होगा। अगर आपने 1-2 रीडिंग कर लिया है तो और PYQ कर लिया है तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ओनली रीडिंग एंड PYQ, ओके। तो परेशान नहीं होना, ये मुझे भी याद नहीं होता, अब मुझे बाहर पूछेंगे तो हो सकता है कई सारी चीजें हम ना बता पाए, अब मुझे भी याद नहीं होता ना, मैं कभी पढ़ता था, ये तो पढ़ाना पड़ रहा है इसलिए मैं आपको मतलब मैं तो छोड़ ही देता था, छोड़ो यार जाने तो, ठीक है। हाँ हाँ, अब एक चीज दिक्कत ये है ना कि नीट में जमाना 100% का हो चुका है, तो अब एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए ये पढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज जेई में तो जो 70% नंबर 80% पाता है टॉप कर जाता है। जेई में तो सिलेक्शन 40% पे आपको आईटी मिल जाती है, 35-40% पे आईटी मिल जाती है, अच्छी आईटी मिल जाती है, ओके। तो उसमें अलग ही होता है। जेई में क्या होता है कि जेई का कंसेप्ट होता है कि जो चैप्टर आता है उसे एकदम अच्छे तैयार कर लो, बस उससे क्या होगा कि जितने चैप्टर आप पढ़े होगे वहां से क्वेश्चन आएगा उतना ही कर लो, आपका सिलेक्शन, आप 40 आपका टारगेट ही 50% होना चाहिए। अगर आप सिलेक्शन के बाहर हैं तो अगर आपका टारगेट मतलब आपने 40% 30% भी कर लिया तो भी आपको आईटी में एडमिशन मिल जाता है, 30% पे आपको आईटी में एडमिशन, आप 30% को फेल माना जाता है बोर्ड में, है ना, 30% को हम लोग फेल मानते हैं ना, लेकिन 30% पे एनआईटी और आईटी आपको मिल जाता है। कुछ बच्चे तो कुछ बच्चों को तो यह जो है 10-15% पे भी आईटी एनआईटी मिल जाती है, लेकिन अगर रिजर्वेशन लग गया तो नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ रिजर्वेशन है, कुछ रिजर्वेशन है जिसको रिजर्वेशन है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो जनजाति है, जो जिनको पढ़ाने का मौका नहीं मिलता, तो उनको आगे लाने के लिए। नेक्स्ट छोड़ो, क्या चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चलो छोड़ो जाने, बातें नहीं प्लीज इधर। अच्छा सुनो, जैसे आपने, अबे सुनो यार, ये देखो इसे कहते हैं इथीन, इथीन से बनता पॉलीथीन, यहां पर आपने Cl ले लिया तो विनाइल क्लोराइड, इसे बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जानते हैं आप लोग ना, जैसे बताया क्या आपको मैंने, जैसे स्टाइलिन इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। अरे मैंने आपको वहां बताया, आपको कहा एल्कीन में,
मुझे याद है मैं एल्कीन में आपको बताया था पॉलीमराइजेशन लास्ट में, एल्काइन का बोलने नहीं बताया था मैंने, विनाइल भी लिया था, नाइट्राइल भी लिया था, स्टाइरिन भी लिया था, ठीक है। तो जैसे विनाइल क्लोराइड है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी बन जाएगा। विनाइल नाइट्राइल है, ये एक्राइल नाइट्राइल है, ये एक्राइल नाइट्राइल है, समझ में आ गया, इसे क्या बन जाएगा, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इसे पैन भी कहा जाता है। कहीं पर स्टाइरिन है तो पॉलीस्टाइरिन बन जाएगा। तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल इज यूज्ड एज ए क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूट ऑफ, खैर ये सब ओरलन वगैरह में यूज होता है, और एक्रिलेन। नेक्स्ट, कंडेंसेशन पॉलीमर, जब दो मॉलिक्यूल मिले, एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकले तो कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन का एक ही तरीका है, दो फंक्शनल ग्रुप, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होने जरूरी है, एक एसिडिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, बेसिक। एक OH और कार्बोक्सिलिक हो और दूसरा क्या हो, या मतलब जो भी हो, दो फंक्शनल ग्रुप के बीच रिएक्शन होता है यहाँ पे। ये टेरिलीन वगैरह, टेरिलीन मैंने बताया था आपको, ये टरथैलिक एसिड होता है, टरथैलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक और टरथैलिक एसिड, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। इन दोनों के पॉलीमर अगर हम बता दें, ठीक है, पॉलीमर यहाँ से H और ये OH बाहर निकाल दें, ऐसे यहाँ से OH और H बाहर निकाल दें, यहाँ से H और OH बाहर निकाल दें, तो ये बनता है टेरिलीन। टेरिलीन जो है टरथैलिक एसिड से बना, इसको डेक्रोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा था डेक्रोन इज मेड अप ऑफ व्हिच मोनोमर, किससे बना होता है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल और प्लस क्या होता है, टरथैलिक एसिड। ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर्स है, इट्स अ कोपॉलीमर्स, समझ में आ गया, इट्स अ कोपॉलीमर्स, याद रखना। द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन डेक्रोन, ये जो तकिया वगैरह जो बनता है ना स्लीप वेल वगैरह के, उसमें इनका यूज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर जो आपको याद रहने चाहिए वो मैंने लिख दिया है। जैसे कंडेंसेशन पॉलीमर में अक्सर आप देखेंगे या तो एमाइड या एस्टर या ईथर, इसी टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप आपस में जुड़ते हैं। तो ये पॉलीएमाइड, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, नाइलॉन जो भी है ये नंबर, नाइलॉन शब्द जहां भी हो, ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर, इसमें एमाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, एमाइड, CONS, एमाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इनमें और भी एग्जांपल आप जानते हैं, अब मैंने लिखा नहीं इसमें, जैसे और भी एग्जांपल प्रोटीन, या प्रोटीन को क्या पॉलीपेप्टाइड, इसमें भी तो एमाइड बॉन्ड पाया जाता है, इसे भी हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहा जाता है। ऐसे पॉलिस्टर्स, एस्टर नाम लिखा हुआ है, एस्टर कैसे बनता है, एस्टर बनता है एसिड अल्कोहल के मिलने से, तो जहां पे ढेर सारे बॉन्ड हो उसे पॉलिस्टर कहते हैं। अभी भी एक पॉलीमर आपने देखा था, ये टेरिलीन, टेरिलीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ये एस्टर बॉन्ड पाया जाता है, इसे पॉलिस्टर कहते हैं। यहाँ पे O छूट चुका है, यहाँ पर करेक्शन है, O छूट चुका है, इसका नाम क्या हो जाएगा, जो है पॉलिस्टर। नेक्स्ट, ये उसी का कॉपी किया हुआ है, तो इसलिए गलतियां यहाँ पर झलक रही है ना। हाँ हाँ, ये मैंने किया, अभी तो मेरे पास समय नहीं था, अब तो कल परसों से समय मिलेगा। अगले साल तो इतने बैचेस, 12 से 13 बैचेस शायद कंप्लीट हुए हैं, 12 से 13 बैचेस मैंने पढ़ा है इस साल। जितने टीचर मतलब अब वो सारे टीचर बढ़ते गए, और अभी तो आप 13 बैच पढ़ाने के बाद फिर कहाँ मौका मिलेगा। इस अगले साल हम कम बैचेस पढ़ाएंगे, जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी ज्यादा होगी। नहीं, नेक्स्ट ईयर तो मैं जेई पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ जेई, ओनली जेई, नो नीट। प्रहार पढ़ा सकता हूँ, देखता हूँ पहले प्रहार, लेकिन उसमें से भी इस बार वो प्रहार नहीं होगा जो इस बार का प्रहार है। इस बार के प्रहार में फिर वही बच्चे होंगे जिनके नंबर 650 के ऊपर होंगे। नीट उन्हीं बच्चों को लिया जाए, नहीं एग्जाम वाले नहीं, एग्जाम नहीं, जो टेस्ट में जनरली नंबर आते हैं, टेस्ट दो चार टेस्ट में पहले तो प्रहार बनेगा, तो इस प्रहार को इस बार दिक्कत यही तो हुई ना हमारे साथ। बाकी अगर हमारे पास, मैं आपको बताऊं, वो लड़कियां MG39 बैच की लड़कियां हैं, वो बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर बता दें लड़कियों को, लेकिन हमें पता था कि नहीं, उनको हमें नॉर्मल लेवल से पढ़ाना था, तो वो लोग बहुत अच्छा करने लगे और बहुत अच्छे नंबर आने लगे सबके। लेकिन अब कोई बच्चा अगर किसी बैच में बैठ गया है और वो उसको बेसिक नहीं क्लियर है, तो फिर वो नुकसान में रहेगा। कभी भी याद रखना कि बैच कभी भी सोर्स से मत लेना, कभी जीवन में जो बैच आपकी काबिलियत में मिले उसी में जाके पढ़ना, क्योंकि फिर वो दिक्कत होगी वहां पे, उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस इस समय आपको बताऊं 650 से ज्यादा नंबर पाने वाले लगातार 24 से 25 बच्चे हैं जो लगातार 650 से ज्यादा नंबर पा रहे हैं हमारे पीडब्ल्यू कोटा में, और सिर्फ इसी बैच में ही पाते हैं, अदर बैचेज में भी पाते हैं। एक गड़बड़ी मामला रहा है कि सिर्फ गड़बड़ी मामला रहा है कि बैच जो बना था उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई कि कुछ बच्चे सोर्स से भी यहाँ पे आ गए। सोर्स मतलब एक्स टीचर से, वाई टीचर से, सेंटर हेड से, 3 से, उनसे सोर्स लगा के एप्लीकेशन लिखे, नहीं मेरा तो मैं डिजर्व करता हूं, मुझे भेजो। कुछ अधिकारियों के बच्चे भी आ जाते हैं जो कहते हैं नहीं हमारा बच्चा तो स्टार में पढ़ेगा, तो फिर वो ऐसा नहीं कि स्टार में कुछ अलग से पढ़ाया जाता है, बल्कि इससे अच्छा तो हम बाकी बच्चे में पढ़ाते हैं। इससे अच्छा का मतलब, अच्छे का मतलब हुआ कि ज्यादा स्लो और समझा। इससे अच्छा मतलब समझ रहे हैं, इससे अच्छा मतलब कि जब बच्चे सारे समझे, मतलब अभी तक तो बैच होता है कि अगर 200 बच्चे बैठे हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि 200 में से 180 बच्चों को सेटिस्फाइड कर लूं, 180% बच्चे, 90% बच्चे सेटिस्फाइड हो जाएं। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि अब बैच मिक्स था, कुछ बच्चों को सब आता, अब मैं वो बोल होते हैं, मैं कुछ भी लिख दिया बोल रहे हैं, वो मैं देख रहा हूं कि चेहरे से बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे अच्छे का मतलब ये नहीं कि कंटेंट तो सबसे स्ट्रॉन्ग आप में ही है, सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट तो इसी बैच का है, क्योंकि प्रहार बैच में, स्टार बैच में जेई की फैकल्टी ही पढ़ाती है। चाहे बड़ी कोचिंग कोई भी आप ले लेंगे, उसमें जितने सारे टॉपर बैचेस में जेई की फैकल्टी ही पढ़ाती है, और उनको जेई लेवल का ही पढ़ाया जाता है। आप पेपर उठा के जेई मेंस का, जेई एडवांस का पेपर उठा के देखिए, गारंटेड आप कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 80% नंबर सही कर लेंगे। ट्राई करना आज प्रहार और में ट्राई करना। लिखो पॉलीमाइड हो गया, समझ गया, तो सारे पॉलीमाइड होंगे, ये आपके कंडेंसेशन पॉलीमर। एस्टर जहां होगा कंडेंसेशन, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, बेकेलाइट जो होता है वो भी कंडेंसेशन, नोबोलैक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, ये आप मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड ये सब का कंडेंसेशन। इनके अलावा जितने सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड इसे कहा जाता है, पॉलीसेकेराइड्स ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। मेरे को बस बुरा लगता है कि बच्चों का सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो सिलेक्शन हर बैच से होता है, हर बैच में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हर जगह होते हैं, क्योंकि और किसी बैच से परसेंटेज ज्यादा होता है, बाकी सिलेक्शन तो हर जगह हर बैच से होगा। और आपको बताऊं 650 नंबर 24 से 25 बच्चे हैं जो नंबर पा रहे हैं, और 600 के ऊपर नंबर, 550 के ऊपर नंबर पाने वाले 600-700 बच्चे नंबर पा रहे हैं, और जिनके नंबर 500 के ऊपर हैं ऐसे कुल 1200-1300 बच्चे जो 500 के ऊपर नंबर पा रहे हैं, जो हमारे पास रिकॉर्ड है जनरली एवरेज उनका टेस्ट नंबर, तो सेलेक्ट तो बहुत सारे हो रहे हैं। और इसकी एक वजह है कि अभी हम लोगों के पास करीब 12,000 एनरोलमेंट हो चुके हैं, 12,000 बच्चे अभी भी अपने सीट बुक कर लिए हैं, और हम 50,000 पे अपनी क्लोजिंग कर देंगे। इस बार हम 50,000 से ज्यादा बच्चे नहीं पाएंगे टोटल पीडब्ल्यू में। अभी तो हमारा कल से स्टार्ट हुआ सेशन, आज कल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें एडमिशन एनरोलमेंट हो चुके हैं बच्चों। वही फीस, हम फीस तो मुझे नहीं पता, सेम फीस जो मेलामाइन। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए और आरएनए ये भी एक प्रकार के कंडेंसेशन पॉलीमर।
ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, ये भी पॉलीमर्स है, नेचुरल पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्या चीज, प्रोटीन वाला बॉन्ड होता है पर वो प्रोटीन नहीं होता। मतलब प्रोटीन की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो आपने पढ़ा होगा। हर एमाइड प्रोटीन नहीं होता, हर एमाइड बॉन्ड वाला प्रोटीन नहीं होता। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन कैसे बनाते हैं हम बता चुके हैं, ये एडीपी एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन से बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 भी हम बता चुके हैं आपको, कैप्रोलैक्टम से। प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट भी हम बता चुके हैं। अच्छा इसे हमने लिखा हुआ है, हमने बता दिया क्या। हाँ तो बेकेलाइट नहीं होगा, अगर आप एसीटोन लेंगे तो वो यहाँ पे CH3 हर जगह क्या आ जाएंगे, CH3 ग्रुप यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो CS2 है ना, यहाँ पर CH3 ग्रुप आएंगे और वो बेकेलाइट नहीं होगा, वो बेकेलाइट जैसा ही पॉलीमर होता है। तो आप बेकेलाइट जाना, उसका नाम मुझे नहीं पता। यहाँ पर हाइड्रोजन और CS क्या चीज नहीं, अगर आप यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से, आप पूछ करें मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ 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 OH माइनस की उपस्थिति में, 1 मिनट, जब आप एसीटोन ले लेंगे और OH माइनस ले लेंगे, कभी भी H प्लस माइनस लेंगे, तो वो एसीटोन इससे रिएक्शन करने के बजाय वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को, कैनिजारो रिएक्शन को करने लगता है। डाउट है अभी, बोलो फिर से। फिर से इसको कर लेते हैं, फिर अलग से डिस्कस कर लेंगे, उसे नोट कर लो, क्योंकि फिर वो डाउट सबको हो जाएगा। एक्चुअली तुम्हारा जो डाउट होगा ना, ये जो प्रहार बैचेस के मतलब देखने के ऑप्शंस वो सबको होता है, तो फिर उनको समझ में आता है कि डाउट के जवाब में दे रहा हूं, तो डाउट में बाहर बता दे। प्रहार का एक्सेस सब हर स्टूडेंट को होता है। ईवी स्टूडेंट कैन सी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ प्रहार बैच। प्रहार ऑप्शनल है, प्रहार ऑप्शनल है, आपको आपके नॉर्मल बैचेस के साथ प्रहार बैच का एक्सेस भी मिलता है। देखो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स, आगे बढ़े। को पॉलीमराइजेशन मतलब अलग अलग पॉलीमर कैसे बनते हैं। जैसे मान लिया इन कंपाउंड को आपने रिएक्शन कराया, ये बॉन्ड में होमोलिसिस हो गई, ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, और इनके बीच में होमोलिसिस हो गई। ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया, ये कार्बन आगे वाले से जुड़ गया, ये कार्बन आगे वाले से जुड़ गया, और बीच वाला कार्बन आपस में जुड़ गया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया बीच वाला कार्बन। तो ये जो बनेगा इस कंपाउंड में आपने ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन लिया है, जिसे बोलेंगे ब्यूटाडाइन स्टाइरिन पॉलीमर। समझ में आ गया। इसी को और क्या कहते हैं बताओ, बूना एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं पक्का, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन पॉलीमर्स, ठीक है। कोपॉलीमर्स। अच्छा नेचुरल रबर क्या होता है, ये आइसोप्रीन होता है। ये आइसोप्रीन 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन को आइसोप्रीन कहा जाता है। इसका जो पॉलीमर्स होता है इसको कहते हैं नेचुरल, लेकिन इसमें ये सिस फॉर्म वाला जो होता है, इसके दो फॉर्म होते हैं। कौन सा होता है जो है, एक है सिस लिखा है इसमें, तो ये सिस फॉर्म वाला को कहा जाता है नेचुरल पॉलीमर। इसका नाम क्या सिस ट्रांस कैसे आएगा, ये यहां से आएगा। ये देखो ये जो बॉन्ड बना रहे होते हैं ना, ये पॉलीमर ऐसे, ये सिस वाली फीलिंग ऐसे, इस तरह की फीलिंग जो होती है वो क्या होगा आपका, वो आपका नेचुरल रबर होता है। ये सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये सिस कैसे होगा, मतलब ये ऐसे भी पाया जा सकता है और ये ऐसे भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके मिलने से जो बनता है वो बनता है क्या आपका जो है, ये आपका नेचुरल रबर। सिस मतलब दोनों बॉन्ड सेम दिशा में लग रहे हैं, तो ये एक जैसी दिशा में लग रहे हैं, इनको क्या कहेंगे, नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल रबर में सल्फर मिला के हीट कर दें तो ये क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग बताओ, वल्केनाइज। कहां यूज होता है बताओ, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसका इलास्टिसिटी कम हो जाती है, थोड़ा हार्ड और मजबूती कम हो जाता है। जो गाड़ी के टायर वगैरह होते हैं ये यूज करते हैं, आपके साइकिल के टायर नहीं होता। अच्छा सिंथेटिक रबर, उसी को सिंथेटिक, पहले मैं खत्म कर लूं फिर डाउट। सिंथेटिक रबर प्रिपरेशन ऑफ नियोप्रीन क्या होता है, देखो यहां पर अगर आपने CH3 ले लिया तो नेचुरल रबर कहलाएगा। यहाँ पर कोई ग्रुप चेंज कर दिया तो उसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, सिंथेटिक रबर। यहाँ पर Cl ले सकते हैं, यहाँ बेंजीन ले सकते हैं, यहाँ पर इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल भी ले सकते हैं। तो सब हर रबर की क्वालिटी में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, पर हम उसको नेचुरल कहते हैं जिसमें आइसोप्रीन होता है। सॉरी हाँ आइसोप्रीन क्या नेचुरल सिस वाला होता है। अब बाद में देखेंगे, पहले इसको खत्म करने दो मुझे, नहीं तो फिर ये खत्म नहीं होगा। अब मुझे भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नियोप्रीन अगला देखो, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल ले लो तो क्या हो जाएगा, बूना एन। क्या हो जाएगा, बूना एन। ब्यूटाडाइन और एन मतलब एक्राइलोनाइट्राइल, बूना एक्राइलोनाइट्राइल। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने के इसमें, है ना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं जनरली वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसमें एमाइड बॉन्ड होता है, एस्टर होता है। हमारी आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है ये बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं बताओ। वायरस फंजाई बैक्टीरिया इसको खत्म कर सकते हैं, समझ में आ गया। पॉलीथीन जो होता है ये आपका नॉन डिग्रेडेबल। तो जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं वो जनरली जो होते हैं, वो जनरली नॉट ऑल, वो आपके नॉन डिग्रेडेबल, लेकिन जहां पर एमाइड वगैरह बॉन्ड प्रेजेंट हो या इसको पहचानने का तरीका होता है जहां पर एमाइड और एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जानते हैं आप लोग, छोड़ो। पॉलीमर का इंपॉर्टेंस, जैसे कौन सा पॉलीमर किस यूनिट से बना हुआ है और उसका क्या स्ट्रक्चर है, कहां पे यूज है आप जान लेना। वो जो आपने बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल को देखा था तो उसको कहा जाता है टरथैलिक एसिड, टेरिलीन कहा जाता था या डेक्रॉन। लेकिन अगर ये थैलिक एसिड ले लिया जाए, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को उसी रिएक्शन करा दें जिसको कहते हैं ग्लिप्टर। ग्लिप्टर में ये जो ग्लाई होता है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, ये ग्लाई का इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, और थैलिक एसिड का ये पटल होता है। टेरिलीन में वो जो इसमें थैलिक एसिड होता है उसको टरथैलिक एसिड। देखो बेंजीन में COOH अगर लगा होगा ऑर्थो पे तो थैलिक एसिड, मेटा पे आइसोथैलिक एसिड, और पैरा पे टरथैलिक एसिड होता है। वो टरथैलिक एसिड वो लीनियर, थोड़ा उसमें एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल आराम से चिपक सकता है, क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, उसकी क्लोज पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है। टेरिलीन इज मजबूत देन ग्लिप्टर। खत्म। तो इसी के साथ ये बेकलाइट तो पढ़ चुके हो। अच्छा सुनो, किसी भी पॉलीमर का नाम लिखा हो उसकी यूनिट पूछा जाए तो पॉली हटा लिया करो, उसकी यूनिट पता चल जाएगा। या पॉलीमर अगर ऐसे बना हो कभी भी याद रखना तो किनारे वाला बॉन्ड हटा लिया करो, इनको आपस में जोड़ दिया करो तो पता चल जाएगा किस यूनिट का बना हुआ, ठीक है। अब आपके एग्जाम में सुनो, आपके एग्जाम में क्या आएगा, नेचुरल रबर क्या है, किससे बना होता है, सिंथेटिक रबर किससे बना होता है, समझ में आ गया।
और आपसे पूछा जा सकता है बेकेलाइट किसका पॉलीमर है, क्रॉस लिंक है कि क्या है, ये सब या इनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस में किसमें लो होता है किसमें हाई होता है, ये सब कुछ भी पूछ सकता है। तो एक बार आप जनरल नॉलेज के आधार पे एक रीडिंग कर लेंगे। इसी के साथ आपका ये पॉलीमर चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है।